अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक और खुश होंगे, लेकिन लगता नहीं है। और बहुत ही एक अफ़सोसनाक सी वीडियो, एक अफ़सोसनाक सी ख़बर मिली है, पता चला है। खैर थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे सबसे पहले एक कमेंट के थ्रू पता चला रतन टाटा जी के बारे में। और मैंने सडनली कहा व्हाट, और मुझे लगा शायद एमी किसी ने कमेंट कर दिया होगा। फिर उसके बाद जब मैंने उसकी तस्दीक करी तो मुझे पता चला कि ये सच है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, ऐसा लगा कि बहुत बहुत हैवी लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान, ऐसा नुकसान जिसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, जिसका कोई अजाला नहीं कर सकते। अगर मैं प्योर उर्दू में कहूँ तो जिसका कोई अजाला नहीं है। खैर देखते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वीडियो का टाइटल है रतन टाटा पास्ड अवे, एवरी इंडियन सैल्यूट्स द ग्रेट मैन, बाय प्रशांत धवन से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो, तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में देखिए ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं। मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें, तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा 2 लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में TCS, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है।
और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए क्रिटिकल रोल मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहाँ पर भी मैं कहूँगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी, क्या कंपैशनेट आदमी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूँ मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेज, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स पे था ना, अंडर रतन टाटा ये 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहाँ पर नोट करना, he deeply cared about making India better, even though मैं ये कहूँगा as an industrialist he was phenomenal। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई, इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी। नाउ मैं आपको ये बता दूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1,000-2,000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे। मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि his demise will be an irreparable loss for Indian business world and society। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मुखौटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर आर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफ़ी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में,
इन्होंने उसको भी एंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती, बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी, मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। नाउ फाइनली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा इनकी लाइफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रतन टाटा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: दिल्ली, चेन्नई, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी आईक्यू के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल। ऐसा पता नहीं, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि कोई वीडियो नहीं देख पाई हूँ, पूरी नहीं देख पाई हूँ। बस असल में अभी इसलिए भी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई हूँ, वो इसलिए कि जैसे मतलब शूट करने की तैयारी करी तो उनकी कुछ निधन की पिक्चर्स वगैरह सामने आ गई हूँ, बिल्कुल अब भी देखा तो नहीं हो रहा काबू जज्बात के ऊपर। मेरी खुद भी तबीयत कल से ठीक नहीं थी, और क्योंकि वीडियो ज़ाहिर सी बात है कल ही पता चला था, कल ही बनानी थी, लेकिन क्योंकि खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज लास्ट में अपने जज्बात, अपने एहसास आप लोगों के साथ शेयर करने थे, इसलिए रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी था। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जो मतलब जिनको भुला पाना मतलब बहुत मुश्किल होता है, जिनको भुला पाना आपके बस में नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे, स्पेशली जो अच्छा करते, जो अच्छे लोग होते हैं, हम उनका खुद से दूर जाना शायद कभी तसव्वुर ही नहीं करते। जैसे अपने पेरेंट्स हैं मेरे, तो मैं कभी उनके बारे में नहीं सोचती हूँ कि वो कभी मुझे छोड़कर जाएंगे। और शायद ये तो मैं बोलूँगी कि पूरी नेशन के फादर थे, पूरी कौम के फादर थे। और जैसे हर इंडियन जो इनकी रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इंडियन नहीं, हर मुल्क के बाशिंदों को, हर कौम को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। और ऐसे लोग, मैं ये कहूँगी, ऐसे लोग सिर्फ एक बार ही आते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सदियों में आते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी करोड़ों में एक होते हैं। मुझे लगता है कि ये कहना भी काफ़ी नहीं होगा उनके लिए। बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग ना बार बार मिलते हैं और ना बार बार आते हैं। ऐसे लोग नसीब वालों को मिलते हैं, और आप लोग बहुत नसीब वाले हो कि आपको टाटा जैसे हीरे आपको नसीब हुए थे, जिन्होंने आपके कंट्री को इतना आगे बढ़ाया, जिन्होंने एक बेलौस मोहब्बत की अपने कंट्री से, जिन्होंने हमेशा अपनी ज़ात को भी पीछे रखा, अपने मुल्क को, अपनी हुब्बुल वतनी को सर फहरिस्त रखा। ऐसे लोग शायद नहीं जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे लोग हमेशा रहने चाहिए,
ऐसे लोगों की कौम को, मुल्क को बहुत ज़रूरत होती है। शायद ऐसे लोगों के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो। इस वीडियो में बहुत सारे कट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो परेशान नहीं होइएगा, मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है और घूमता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो भी सवाल मुझे तंग करता है, परेशान करता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसका जवाब आप लोग मुझे ज़रूर दोगे। एक सवाल ये है, हमेशा मेरे दिमाग में जो घूमता रहता है, वो ये है कि इतना अच्छा करता है एक इंसान, लोगों के बारे में इतना सोचता है, लोगों के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देता है, और जब लोग उससे इतना जुड़ जाते हैं, स्पेशली मैं उन गरीबों की, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी वजह से, जिनके पूरे पूरे घर इनकी वजह से चल रहे थे, अब उनका क्या होगा ये सोच रही हूँ। क्योंकि 60 to 70% डोनेट कर देना, बहुत बड़े दिल के मालिक होगा वो इंसान, या बहुत बड़े दिल के मालिक होने की निशानी है कि अपने अर्निंग का 70% हिस्सा गरीबों में बांट देना, बच्चों की एजुकेशन में, वेलफेयर में, हॉस्पिटल्स में, और न जाने क्या क्या, एजुकेशन में, न जाने पता नहीं क्या क्या जो मैंने सुना था और जाना था उनके बारे में, कि इतना दिल में अपने दर्द रखने वाला इंसान, इतना लोगों को चाहने वाला इंसान, इतना गरीब की गुर्बत को समझने वाला इंसान, एहसास वाला इंसान, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाने वाला इंसान, क्या उसका जुदा होना ज़रूरी होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऐसे लोग हमारे साथ रहें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिनकी हमें ज़रूरत हो वो हमें कभी ना छोड़ कर जाए? पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लेकिन खैर ये एक हकीकत है, इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता, ना इससे आंखें चुराई जा सकती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो 86 ईयर्स के थे, लेकिन मुझे लगता है शायद बहुत मुख्तसर सा अरसा उन्होंने साथ निभाया हमारा। अच्छा, मैं एक चीज़ मेरे अंदर है, आप लोगों को कभी कभी ये भी लगता होगा कि यार ये तो इंडियन नहीं है, ये तो पाकिस्तानी है, इसको क्या है। ये बहुत सारे लोग अभी कमेंट भी करेंगे, जो मुझे पता है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अपनी अपनी राय देते हैं लोग, लेकिन मेरे अंदर आदत है, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती, और मैं जिसके बारे में जैसा महसूस करती हूँ, मैं अगर मैं जानती हूँ मेरी उनसे एक मुलाकात तक नहीं हुई, लेकिन उनको लेकर इतनी ह्यूज रिस्पेक्ट है, उनको लेकर इतना सम्मान है दिल में, इतनी 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 ज़्यादा उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम है उनके काम की वजह से, कि शायद वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं घर कर गए। वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं उनकी बहुत एक स्पेशल जगह है जो हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे लोगों के दूर जाने से उनका नाम ख़त्म नहीं होता, ऐसे लोगों के दूर जाने से वो भुलाए नहीं जाते, ऐसे लोग हमेशा आपके दिलों में ज़िंदा रहते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुस्लिम हूँ, उनकी रिस्पेक्ट, उनका एहतराम मेरे दिल में भी उतना ही है जितना आप लोगों के दिल में है, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से जाना है। कितनी बायोग्राफीज़ उनकी देखी, कितनी वीडियोस उनकी देखी, जिसके अंदर बहुत कुछ उनके बारे में बताया गया, बहुत कुछ जाना। शायद उनकी लाइफ एक खुली किताब की तरह थी, वो कभी कुछ छुपाते नहीं थे, और इतना हम्बल इंसान, इतना हम्बल इंसान शायद मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने पेरेंट्स का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, इतना हम्बल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मीन, सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान में आ ही जाती है। इंसानियत का एक शायद तकाजा है सेल्फिश होना और मीन होना। मैं ऐसे इंसान नहीं देखती, नहीं जानती मैं ऐसे इंसानों को। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जैसे ये हैं, ये थे, अब है भी नहीं लगा सकती हूँ, थे। और बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। क्या फ़ील कर पा रही हूँ शायद मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती, लेकिन बस एक होता है ना कि इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मेरे तो दिलो दिमाग में भी कभी ये ख़्याल नहीं आता था इन्हें लेकर। मुझे ऐसा लगता था, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो कौम का भला करते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, जिनके दिल में दर्द होता है, लोगों का एहसास होता है, लोगों के दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को फ़ील कर पाते हैं, शायद वो हमेशा रहते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जिनको जब जाना होता है वो तब चले जाते हैं आपको छोड़कर। एक बात और वो ये
कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि सब ऐसे ही फ़ील करते होंगे, यानी कि जैसा मैं फ़ील करती हूँ, जैसा मेरे साथ होता है, जैसा मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। यानी कि अगर कुछ पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो मुझे दिल से बुरा लग रहा होता है और मेरा दिल करता है मैं उसके लिए स्टेप लूँ, मेरा दिल करता है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। इसी तरह जब आप लोगों को, आप किसी तकलीफ़ से गुज़रते हो, आप किसी गम से गुज़रते हो, तो वो भी मुझे उतना ही बुरा लग रहा होता है, वो गम भी मुझे उतना ही फ़ील हो रहा होता है, वो तकलीफ़ भी मुझे उतनी ही फ़ील हो रही होती है जितनी आप लोगों को होती है। तो ये मुझे नहीं पता ये सब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन इसकी वजह, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं जो फ़ील कर पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बहुत करीब थी। वो मुझे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इंडियन थे या इंडिया वालों को ऐसा फ़ील करना चाहिए, हम तो इंडियन नहीं हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, लेकिन मैं जितना दुख और दर्द, अभी जितनी तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ कि मैं उसको चाह कर भी बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं वीडियो बनाती, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं रहा गया और जितना बोलूँ उनके बारे में कम है, जितना बोलूँ उनके बारे में कम है। मेरा मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बार बार मुझे ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि अब वो जा चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा और इस बात से ये सोच रही हूँ बार बार कि क्यों ऐसा क्यों होता है। बस इस क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा कि ऐसा क्यों होता है। क्या कुछ लोग हमेशा नहीं रह सकते? क्या कुछ लोग बहुत लंबी ज़िंदगी लेकर नहीं आ सकते? ऐसे फरिश्ता सिफ्त इंसान, उनको क्यों जाना पड़ता है, उनको क्यों छीन लिया जाता है? बता रहे कि बाकायदा कमेंट्स का सुनामी आ चुका है, लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, लोग इतने ट्वीट्स कर रहे हैं, लोग पता नहीं बहुत रिस्पेक्ट बनाई उन्होंने इंडिया को। पता नहीं आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझसे वाइंड अप नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये कह रही थी कि एक ऐसे शख्स जो इंडिया को जिन्होंने इंडिया को मैं कहूँगी एक नई पहचान दी, एक नया मुकाम दिया, कहाँ से कहाँ लेकर गए, सिर्फ़ अपनी काविशों के साथ, सिर्फ़ अपनी मोहब्बत, अपनी मेहनत, उन्होंने इंडियन होने का फ़र्ज़ निभा दिया इन शॉर्ट। और बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं ऐसे जिनके जाने पर पूरी कौम, बल्कि पूरी कौम क्या दूसरे मुल्कों के लोग भी उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं और बहुत गमज़दा होते हैं। और बस एक्सपेक्टेड नहीं था और हमेशा अपनी सेल्फ़ को, अपनी ज़ात को, मैंने जहाँ तक समझा है, अपनी ज़ात, अपनी सेल्फ़ को पीछे करके उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंट्री को प्रायोरिटी दी है, अपने लोगों को प्रायोरिटी दी है। और मैं यही समझती हूँ कि उनका नाम रहती दुनिया तक याद रहेगा, दिल में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और एक ह्यूज सैल्यूट उनके लिए, उनके कामों के लिए और उनकी पूरी ज़िंदगी को चाहता है। बहुत दिल से खिराज तहसीन पेश करती हूँ उन्हें और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी थी और कभी भी चाह कर भी वो भुलाए नहीं जाएंगे। तो एक बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक वीडियो, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।